नमस्कार, मैं जसवंत वर्मा स्वराज जायज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भारत की राज्यव्यवस्था और संविधान से संबंधित जो एक यूनिक सीरीज जिसके बेसिस पर हम लेक्चर करने जा रहे हैं कंटिन्यू में, इसके पहले भी मैंने 2-3 अलग अलग लेक्चर किए हैं अलग अलग सेगमेंट पर। उसी क्रम में जो है यहाँ अगला लेक्चर है हमारा। जैसे कि हमारा जो संविधान के जो टॉपिक चल रहा है, इस पर जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, वो टॉपिक है हमारा संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का विकास किस क्रम में हुआ है भारत का। इसके पहले के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी जो है इसमें जो इसके पहले जो सेगमेंट थे, मतलब इसके संविधान के इतिहास के जो कालखंड है उसमें 2 सेगमेंट है, जो जानते हैं 2 पार्ट इसमें है। एक कालखंड कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा जो है इसमें ताज के शासन के अंतर्गत। अब उसमें जो है मैंने ऑलरेडी जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, फिर संशोधन अधिनियम 1781 का एक्ट के अंतर्गत, और फिर उसके बाद में पिट्स एक्ट 1784 का, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बहुत बेसिक समझ चुके हैं कि अब भारत इस विषय जो ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र है, जिनको तत्कालीन समय का कंपनी के द्वारा शासित किया जा रहा है, व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ उस पर नियंत्रण की मात्रा जो है ब्रिटिश सरकार का स्थापित हो गया है। नियंत्रण ब्रिटिश सरकार की स्थापित हो रहा है और वो 1773 से नियंत्रण प्रारंभ हुआ, वो मात्रा अब धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। और ये होते हुए कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स एंड 1784 में देखे थे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। इसके माध्यम से जो है अब भारत में जो है शासन का संचालन जो है एक बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो प्रेसिडेंसी है वहां पर गवर्नर है, और उनके साथ में उनकी सहायता के लिए उनके परिषद है, काउंसिल मिनिस्टर है, या काउंसिल है, परिषद है, विधायी परिषद या कार्यकारी परिषद, जो भी नाम दिया, एग्जैक्टली क्या है वो कार्यकारी परिषद है। इस तरह से है। अब हमें आगे का जो है इसमें अधिनियम में जो हमें आगे के जो अगले जो अधिनियम है जिसने भारत के संविधान को प्रभावित, भारत के संविधान के विकास को प्रभावित किया, हमें उसको समझना है, ठीक। तो उसमें जो है 1784 के बाद 1784 का जो अधिनियम था, जिनको पिट्स एक्ट कहते थे, उस अधिनियम में कुछ इस प्रकार से बदलाव किए, जिसने एक नई दिशा तैयार किया भारत के संविधान के विकास के लिए। जैसे इसके पहले के अधिनियम में मीन्स 1761 के में एक संशोधन अधिनियम लाया गया था पिट्स एक्ट के अंतर्गत, ये ठीक है। तो वो तो 1784 के अधिनियम में सेटल कर दिए गए, मगर अब साथ में ये था एक्चुअल में कि कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है वो तो ठीक है, धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन भी हो रहा है। इनके साथ साथ जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन की जो सरकार है, वह इस कंपनी पर नियंत्रण की मात्रा को और बढ़ाना चाहता है। तो स्वाभाविक है वहां एक ऐसे व्यक्ति को भारत भेजे, इसके लिए नियंत्रण की मात्रा और ज्यादा मजबूत हो, नियंत्रण ज्यादा मजबूत हो, ऐसे तो इसीलिए उनको ऐसे व्यक्ति को भेजे या ऐसे प्रशासक को भेजे जो ये कह सकते हैं कि वहां उस नियंत्रण की मात्रा को और बनाए रखे, और बनाए रखने के साथ साथ वहां जो है और उसको बढ़ाए, जो उनकी सहायता कर सके। तो ऐसे एक व्यक्ति जो है उस समय जो है ब्रिटिश सरकार की नजरों में जो हुआ करता था, वहां था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग थे उस ब्रिटेन की सोसाइटी में। इस व्यक्ति का बड़ा नाम, चर्चित नाम हुआ करता था, बड़े अच्छे प्रशासक माने जाते थे और विधिवेत्ता भी थे, बेसिकली कानून के ज्ञाता भी थे। इसीलिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उनको अपॉइंट करने के लिए बातें चलाई गई, ठीक है। मगर समस्या ये था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये ऐसा एक व्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा इसमें खुद में इतनी सामर्थ्यता है कि इन्होंने जो है शर्त रखे, उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के सामने शर्त रखे कि वहां उन्हीं शर्तों पर जो है भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के जो पद है उनको होल्ड करेगा, कि तब जब उनकी शर्तों को पूरा किया जाएगा। तो शर्त थे बेसिकली, अगर देखा जाए तो उसमें 2 शर्त थे। जिसने गवर्नर जनरल ने जो शर्त रखा वो 2 शर्त थे। 2 शर्त का मतलब उसमें जो है पहला शर्त था, 2 शर्तों में से पहला शर्त ये था कि कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार दिया जाए। विशेष अधिकार का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी तक ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, ये गवर्नर जनरल जो है जो भी डिसीजन लेता है, ये तो डिसीजन ये अकेला नहीं लेता है, ये सहायता इसमें किसके लेता है? वहां परिषद का, इसके जो कार्यकारी परिषद है, इनके जो है जो कार्यकारी परिषद है, इनको क्या है, जो कार्यकारी परिषद है, इनकी सहायता लेता है ये।
इनकी सहायता से ही इनको काम करना है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनमें सहमति अनिवार्यता किसकी होनी चाहिए? कार्यकारी परिषद की, इनकी परिषद की। मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगा, जो डिसीजन लेगा उस पर जो है बाध्यता रहेगी, उस पर जो है ये गवर्नर जनरल या फिर जो कार्यकारी परिषद है ये जो भी निर्णय लेंगे एक साथ मिलकर के उनमें गवर्नर जनरल की हामी होनी चाहिए। मतलब ये है कि यदि गवर्नर जनरल जो है इस कार्यकारी परिषद से इतर अगर कोई निर्णय लेना चाहता है, मतलब कार्यकारी परिषद के जो निर्णय है उस निर्णय को अगर मान लो जो है गवर्नर जनरल अगर मान लो उससे असहमत है तो उस समय इसके अधिनियम से पहले, इस अधिनियम से पहले 1786 के संशोधन अधिनियम से पहले ये गवर्नर जनरल जो है इस कार्यकारी परिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होते थे। इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही है, समझ लो कि जैसे कि अभी वर्तमान में भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही काम करता है, उनकी सलाह को मानने के लिए वहां बाध्य है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो वैसे ही उससे पहले हुआ करता था, ठीक है, पहले के अधिनियम में। मगर इस गवर्नर जनरल मिसेस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखा कि यदि वहां उन्हीं शर्तों पर गवर्नर जनरल के पद को होल्ड करेगा तब जब उनको ये अधिकार दिया जाए कि वहां इस जो कार्यकारी परिषद है उसके डिसीजन की अवहेलना कर सके। पहला शर्त। इनके साथ साथ जो है दूसरा शर्त ये था कि इनको गवर्नर जनरल के पद के साथ साथ उनको जो है उस ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र का उनको जो है सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स का पद भी दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये शर्त जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। और चूंकि ब्रिटिश सरकार को जो है इनको जैसे भी करके इनको कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर उनको भेजना था, इसीलिए उनको शर्तों को मान करके जो है इस पुराने जो अधिनियम थे 1784 वाला, जिनको हम पीट एक्ट कहते हैं, उसी अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन इस प्रकार से किया गया कि अब प्रावधान कर दिया गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, पर्टिकुलरली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, ये जो है उस कार्यकारी परिषद की जो है निर्णय से, कार्यकारी परिषद के जो निर्णय है वहां गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल जो है अब इस कार्यकारी परिषद से इतर अलग निर्णय ले सकते हैं, अब उसके लिए बाध्यकारी नहीं हुआ। ठीक, पहली बात है ये। लगभग ऐसा समझ लो कि ये जो दूसरे जो उसमें जो प्रावधान है, ये सर्वोच्च सेनापति का जो है जो पद दिया गया, ये बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। शुरुआत इस प्रकार की हो रही है जैसे कि भारत के संविधान के जो है आर्टिकल 53 में जो है जानते कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं 52 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका उसमें निहित होती है, ये भी जानते हैं आप। और साथ में जो है उसी में अनुच्छेद 53 में ही ये प्रावधान है, आर्टिकल 53 प्रावधान है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वोच्च कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स। तीनों सेनाओं की जो शक्ति है किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, इस प्रकार की। तो वैसे ये प्रक्रिया देखा जाए तो ये जो विचार है इस तरह का कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वहां जो है प्रमुख सर्वोच्च जो अधिकारी है वही, इस तरह से। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर लग रहा है कि उनकी प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पर डेवलप हो रहा है संविधान में जो प्रावधान है उसका। ये तो हो गई 1786 की बात है। अब आगे के क्रम में जो है अब चलते हैं। ये प्रक्रिया लगातार 1786 के बाद 1793 तक चलता रहा। अब आगे जो है एक परिस्थितियां बदलती चली गई, क्योंकि अब कंपनी की जो कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियां भी उनको जो है ठीक हो रही थी, पहले की तुलना में और थोड़ा सा विस्तार हो ही गया था, मगर धीरे धीरे उनके प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी। इसीलिए ठीक है, इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि वो पहले जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो विशेष अधिकार दिया गया था कि वहां जो कार्यकारी परिषद की जो निर्णय है उनके लिए वहां बाध्यकारी नहीं था, अपने निर्णयों से वहां जो है उनको प्रभावित कर सकता था। तो ये जो प्रावधान थे, ये जो अधिकार थे, जो केवल शुरुआत में जो है गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था, अब वो जो है कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, और साथ में जो है प्रांतों मतलब जो प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर्स काम करते हैं वो भी
वहां भी जो है उनकी जो सहयोगी जो परिषद है, उस परिषद के निर्णय उनके ऊपर अब वहां बाध्यकारी नहीं होंगे। मतलब वहां परिषद के निर्णयों से इतर, उनके बाहर, उनके विरोध में भी वहां कोई निर्णय ले सकते थे। इसे कहा गया कि निर्णयों के ऊपर एक अभिभावी शक्ति, परिषद जो भी सोचता हो, जो भी निर्णय लेता हो, मगर वहां पर चलनी वास्तविकता में किसकी है? वो गवर्नर जनरल की है। इस तरह से प्रावधान को सभी गवर्नर जनरल, आगे जो भी गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा, सबके लिए प्रावधान कर दिया गया ये चार्टर कानून 1793 में। इसी चार्टर कानून 1793 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रावधान किया गया वहां यह था कि जैसे बता चुका हूं मैं कि इस समय जो है तत्कालीन समय 3 प्रेसिडेंसी है, जिस पर जो है ये कंपनी शासन कर रहा है। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो 3 प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तीनों में जो गवर्नर है, तीनों इसमें यहां पर गवर्नर है, यहां पर भी गवर्नर है और यहां पर है गवर्नर जनरल, जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं ये, ठीक। अब शुरुआती दौर में नियंत्रण की मात्रा तो स्थापित हो चुका है इस बंगाल के गवर्नर जनरल का, इस मद्रास के गवर्नर और इस तरह बॉम्बे के गवर्नर में। मगर अब धीरे धीरे जो है वो नियंत्रण की मात्रा को, धीरे धीरे जो है उस नियंत्रण की मात्रा को, गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण की जो मात्रा है इन दोनों प्रेसिडेंसी पर, उनको और बढ़ाया जा रहा था। इस अधिनियम में भी जो है उस नियंत्रण की मात्रा को और बढ़ाया गया। इससे ये हुआ कि भारत में शासन की जो व्यवस्था है और तेजी से जो है केंद्रीकृत होती चली गई, तेजी से केंद्रीकृत होती चली गई। केंद्रीकृत होने का मतलब ये है कि हमारा जो केंद्रीय प्रशासन जो है वो मजबूत हो रही है, शक्ति जो है केंद्र में ज्यादा निहित हो रही है और जो क्षेत्रीय जो स्वायत्तता था वो धीरे धीरे जो है सीमित हो रही है। मतलब केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और उनके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय स्वायत्तता जो मिला हुआ था इन प्रेसिडेंसियों की, वो धीरे धीरे जो है यहाँ से खत्म हो रही है। इस अधिनियम में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान किए गए। ये हो गई उनकी अगली विशेषता। अब उसमें चलते हैं एक और महत्वपूर्ण विशेषता की तरफ, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया, हालांकि भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, ये कह सकते हैं हम। ये इसमें जो है एक प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक मामलों को देखते हैं, राजनीतिक मामलों को देखते हैं। ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, उसमें जो है 2 संस्थाओं की स्थापना किया गया था, पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मामले देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले देखते हैं। अब इसे प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य जो भी हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं और पूरी तरह से ये ब्रिटेन के कार्यालय है उनका, वहां उनके कर्मचारी है, उनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। कहां पर? ब्रिटेन में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं और साथ में उनके जो कर्मचारी जो उनके कार्यालय में काम करते हैं, और वो कार्यालय कहां पर है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। उनके सभी सदस्य और जो उनके कर्मचारी हैं, ठीक है, अब उनका जो वेतन दिया जाना है, उनका वेतन दिया जाना है, उनका भत्ता दिया जाना है उन सदस्यों और कर्मचारियों को, यहां तक कि उनके जो कार्यालय है उस कार्यालय का जो खर्चे हैं, जो उनके जो है प्रतिदिन के जो खर्चे हैं, उन खर्चों का वहन जो है अब भारतीय राजस्व से भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये शासन जो है कहां पर कर रहे हैं? भारत वाले क्षेत्र में कर रहे हैं। शासन करने वाले यहां पर प्रमुख कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल है। और ये किसके नियंत्रण में काम करते हैं? इसके लिए 2 संस्था है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और इनके पास साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ये पॉलिटिकल मामले देखते हैं और ये जो है
कॉमर्शियल मामले देखते हैं। ये दोनों संस्था कहां पर है? ये दोनों संस्था कहां पर है? ब्रिटेन में है। तो इनके सदस्य, इनके अधिकारी, कर्मचारी, उनके ऑफिस, वो सबका जो है अब खर्चे का वहन कौन करने वाला है? कौन करने वाला है इस तरफ? ये भारत करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत से जो है धन, इस भारत से जो है धन, वेतन, भत्ते, कार्यालय के खर्चे के माध्यम से ये भारत से धन जो है वो किस तरफ जाना शुरू हो गया है? ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन की तरफ जो है भारत की धन संपत्ति का ब्रिटेन की तरफ पलायन होना शुरू हो गया। इसी को कहा जाता है धन का बहिर्गमन। इसी को कहा जाता है धन का बहिर्गमन। बहिर्गमन का मतलब यह है बाहर जा रहा है, धन बाहर जा रहा है। कहां से बाहर जा रहा है? भारत से बाहर जा रहा है। कहां जा रहे हैं? वहां ब्रिटेन जा रहे हैं। इस धन की बहिर्गमन को जो है इतिहासकारों के द्वारा जो है एक नाम दिया गया। उस नाम को कहा जाता है होम चार्जेस। होम चार्जेस का मतलब इस प्रकार से जो है कि भारत के जो राजस्व पर एक चार्जेस लगा दिया गया कि उसके संग्रहण के लिए, उसके पूरे प्रबंधन के लिए ब्रिटेन में जो कार्यालय है वो भी काम कर रहा है, तो उनको भी जो है भुगतान कहां से किया जाना चाहिए? भारत के राजस्व से किया जाना चाहिए। तो ये जो है धन के भारत से बहिर्गमन का एक सशक्त माध्यम बन गया उनके लिए। तो स्वाभाविक है भारत की संपत्ति क्या हो रही है? विदेश जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। तो भारत एक तरह से क्या हो रहा है? धीरे धीरे उनकी संपत्ति, उनका धन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब भारत की जनता जो है राजस्व देगा और वो पैसा कहां चले जाएगा? ब्रिटेन चले जाएगा। इस तरह से भारत में जो है देखा जाए तो धन की कमी, फिर गरीबी, फिर बेरोजगारी, ये स्थिति जो है अब धीरे धीरे यहां से निर्मित होती चली गई। ये हो गया इनकी जो है सबसे अंतिम विशेषता चार्टर कानून 1793 के। ठीक, अब ये तो अधिनियम जो बताया मैंने कि चार्टर कानून 1793 है, ये 1793 से जो है 20 वर्ष तक इनके जो अवधि था इस अधिनियम का, वो 20 वर्ष तक इनको एक्सटेंड किया गया था। ठीक, तो 1793 में जो है लागू किया गया, उसके बाद 1813 तक आते आते इनके अधिनियम की अवधि जो है समाप्त हो रही थी। इसीलिए अनिवार्य था कि अब नए अधिनियम या फिर नए चार्टर बनाया जाए। क्योंकि अधिनियम समाप्त हो रहा है, तो यही कुछ पृष्ठभूमि है एक नए चार्टर की। एक नई चार्टर की पृष्ठभूमि है जिसे हम चार्टर को कहते हैं चार्टर कानून 1813। ये चार्टर कानून 1813 जो है उनकी जो पृष्ठभूमि है, जिन परिस्थितियों में इस कानून को लागू किया गया, जैसे बताया मैंने कि 1893 का जो कानून था उनकी जो अवधि है वो 1813 में समाप्त होने जा रहा था। इसके लिए स्वाभाविक रूप से एक नए चार्टर एक्ट की आवश्यकता था। ये पहली बात है, तो पृष्ठभूमि यही हो गया। दूसरी बात ये था एक्चुअल में कि इसमें जो कंपनी है, कंपनी मतलब किस कंपनी की बात कर रहे हैं हम? जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो कार्य है, इनके कार्य और विशेष रूप से जो कार्य है उनका राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो कार्य है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने के कारण ये है कि ये अब धीरे धीरे उस बंगाल वाले क्षेत्र, उड़ीसा वाले क्षेत्र, वहां से धीरे धीरे इनका और एक्सपेंशन होते जा रहा है और अधिक क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करते जा रहा है। तो स्वाभाविक है किसी रियासत से जो है वह युद्ध भी कर रहा है, साथ में जो है दूसरे और को संरक्षण भी दे रखा है, सुरक्षा के नाम पर उससे पैसे वसूल भी कर रहे हैं। और तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य है, जो गतिविधियां है, वो लगातार बढ़ते जा रही है। अगर साथ में इनको जो है और अधिक मुनाफा कमाना है तो उनके लिए उनको व्यापारिक कार्यों में भी वृद्धि करना है। तो दो बेसिक कारण थे। कंपनी की दोनों स्थिति है, एक व्यापारिक काम भी करते हैं, उनके लिए भी कर्मचारी, अधिकारी और वो सब कुछ भी चाहिए, संसाधन चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य है उनको संचालित करने के लिए भी सब कुछ चाहिए। तो करना तो किसको है? कंपनी को ही है। इसीलिए जो है
इसमें जो है परिस्थितियां इस प्रकार का डेवलप हो गया कि अब मेनली जो है या फिर प्रधान ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाए, राजनीति या प्रशासनिक को ही दिया जाए। लगभग इस प्रकार की परिस्थितियां थी और व्यापार को धीरे धीरे करके उनको सीमित किया जाए। साथ में तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां था इस समय का 1813 के आसपास का, कि चूंकि ये जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको 1600 ईस्वी से जो है दिसंबर में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है इस भारत के साथ में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। केवल यही एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकता था। किसी और कंपनी को ब्रिटेन की अनुमति नहीं दिया गया था। इसीलिए ठीक है, इसीलिए जो है 1813 के आते तक जो है ब्रिटेन में जो और कंपनी है वो उनकी मांगे हुआ करता था, उनकी शिकायतें हुआ करता था कि वहां भी जैसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बड़ी मात्रा में इस भारत के साथ व्यापार वाणिज्य करके, ट्रेड कॉमर्स करके बड़ी मात्रा में वहां मुनाफा कमा रहा है, ठीक, तो बाकी और कंपनियों को भी अवसर मिलना चाहिए, इसकी मांग लगातार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जो है, केवल एक ही कंपनी है, वही पूरे भारत के साथ व्यापार वाणिज्य कर रहा है और साथ में दोहरा मुनाफा है उनके लिए, क्योंकि वहां राजस्व की भी संग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए और कंपनियों के द्वारा जो है ब्रिटेन की सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जो एकाधिकार का प्रावधान जो किया गया है, ब्रिटिश कंपनी को दिया गया है, उनको समाप्त किया जाए। इस तरह यही परिस्थितियां थी। इन्हीं परिस्थितियों में जो है ये नया चार्टर पारित किया गया 1813 का, जिनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो इस प्रकार की हैं। जैसे इस अधिनियम में पहली बात तो ये कर दिया गया, कंपनी के जो अवधि है भारत में उस क्षेत्र पे अधिकार स्थापित करने की, बनाए रखने की, वो उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष तक मतलब अब ये जो है 1813 से 1833 तक और अपना नियंत्रण भारत के उन क्षेत्रों पर लगातार बनाए रख सकता है जिस पर वहां शासन कर रहा है। इनके साथ साथ वहां राजस्व वहां से और आगामी 20 वर्ष तक लगातार वहां संग्रहित कर सकता है। ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि भारत में जो कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, जो मैं डिस्कस कर रहा था, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार जो प्राप्त था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए जो है अलग अलग परीक्षाओं में जो यहाँ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश कंपनी की भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो कौन सा अधिनियम हो गया? वो चार्टर एक्ट 1813। मगर इस अधिनियम ने इनके एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं किया। ये जो है पूर्णतः समाप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपवाद स्वरूप चाय का व्यापार बहुत अधिक मुनाफा देने वाला व्यापार था, इसीलिए इस कंपनी को चाय का, और दूसरा जो है चीन के साथ व्यापार, क्योंकि चीन के साथ व्यापार जो है अफीम और ऐसे मादक द्रव्यों का बड़ी मात्रा में करके जो है बहुत बड़ी मात्रा में कंपनी जो है मुनाफा कमाता था। तो दो जो मुनाफा करने वाले जो प्रोडक्ट थे, जो आइटम्स थे, चाय और चीन के साथ में व्यापार को, उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। और वो बना रहा कब तक? 1833 तक। इस तरह से जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब और जो है अब भारत में जो है ब्रिटेन की और कंपनी जो है कई अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए वो सब के सब कहां पर आ गए? भारत पहुंचने लगे। और भारत पहुंच करके वहां जो है कई तरीके से अपनी एक्टिविटी, व्यापारिक गतिविधियां, कुछ उसमें जो है वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग में जब बैंकिंग में बैंक स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो कुछ उनमें बागान की स्थापना कर रहे हैं, कुछ उनमें से जो है ऐसी और भी कई प्रकार की है, ठीक है, इस पेंशन क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई माइनिंग के लिए काम कर रहा है। ऐसे जो है कई प्राइवेट एंटिटी जो है अब भारत में जो है आने शुरू हो गए। स्वाभाविक है यहां से मुनाफा ही उनका मूल मंशा है, तो स्वाभाविक है अब यहां से पैसा क्या होगा? बड़ी मात्रा में तेजी से कहां जाएंगे?
यहाँ आएंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे और यहां से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ जाएगा? सीधे तौर पे ब्रिटेन जाने वाले। पहले यूं कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि पहले भारत को लूटने के लिए केवल एक ही कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर अब ऐसे कई कंपनी जो है आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो गया, आप सामान्य भाषा में से समझ सकते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर जो है लुटाने के लिए बैठे हैं और विदेश से अब कई और हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है भारत में गरीबी की मात्रा और बढ़ेंगे। लोगों के जो है जो सामान जो है उनके जो है जो दस्तकार है, कुछ शिल्पकार है, कुछ घरेलू काम करते हैं, शिल्पकारी करते हैं, उनकी अब धीरे धीरे पतन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो रही है। इस तरह से जो है ये एक प्रावधान किया गया इस चार्टर अधिनियम 1813 में। इसके साथ में जो है इस अधिनियम में जो है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया जो एक्चुअल में शासन व्यवस्था के प्रबंधन में इनको बहुत एक विशेष महत्वपूर्ण रहा। वहां ये था कि कंपनी की अब तक चूंकि कंपनी है, व्यापार भी करते हैं, तो उनके व्यापारिक कार्य के जो संबंधित जो मुनाफा है उनको प्रबंधित करने के लिए अब इनके व्यापारिक खाते को अलग कर दिया गया और साथ में राजस्व खाता मतलब कौन सा हो गया? वो खाता है जो एक्चुअल में राजस्व संग्रहण करके प्राप्त होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कंपनी की जो टोटल प्राप्ति है दो प्रकार का हो गया। एक तो जो है वो व्यापार करके भी प्राप्त कर रहा है, ये सेगमेंट हो गया, और दूसरा जो है राजस्व संग्रहण करके कर रहा है, ये वाला सेगमेंट हो गया ये। ठीक, तो अभी तक दोनों का प्रबंधन जो है एक ही खाते में करते थे। ये मतलब उनका कह सकते हैं उनका बैलेंस शीट एक साथ बनाया जाना और उनके अकाउंट्स एक साथ जो है मैनेज करना, इस प्रकार का ये। मगर अब इसमें प्रावधान कर दिया गया कि इनके जो व्यापारिक खाते हैं, ठीक है, इस खाते को अलग रखा जाएगा और राजस्व संबंधी जो खाते हैं इनको अलग रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये प्रावधान किया गया और ये आगे चल करके जो है देखा जाए तो हमारे पास में संविधान में भी कुछ इसी प्रकार का प्रावधान है। राजस्व खाता हमारे पास में है, हालांकि पूंजीगत खाता भी है, हालांकि ऐसे कोई व्यापारिक खाता हमारे पास में नहीं है, मगर कम से कम राजस्व खाता जो रेवेन्यू अकाउंट है ये तो हमारे संविधान में है बजट संबंधी प्रावधान के अंतर्गत। ये बहुत महत्वपूर्ण हमें ध्यान में रखना है ये। ठीक, इनके साथ साथ जो कंपनी में जो एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस चार्टर एक्ट में, वहां था कंपनी जो भी जो है अपना व्यापार करके या फिर राजस्व संग्रहण करके वहां जो भी मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि भारत के क्षेत्र से काम कर रहे हैं, भारत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के द्वारा राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है, तो एक सामाजिक दायित्व के रूप में, एक प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व के रूप में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार जो है किसी सामाजिक कार्य को एक दायित्व के रूप में समझा। शिक्षा को उन्होंने अपना एक सामाजिक दायित्व, जिस क्षेत्र में शासन कर रहा है वहां के लोगों को थोड़ी मात्रा में शिक्षित करने के लिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो मुनाफा कमाता है प्रति वर्ष उनमें से 1 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। अभी हालांकि सुनने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, मगर उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं 1813 की बात कर रहे हैं उस समय। ये 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि ये प्रावधान काफी आगे चल करके विवादित हो गए। विवादित किस प्रकार से हो गए? क्यों? क्योंकि ये शिक्षा किस प्रकार का पश्चिमी शिक्षा दिया जाना था, साथ में उनकी भाषा भी जो है ब्रिटिश वन था, इसीलिए जो है यहाँ जो भारतीय थे उनमें भी और साथ में कुछ ब्रिटिशर्स में भी इसमें विवाद हो गए कि एक तो कुछ चाहते थे कि भारतीय जो प्राच्य शिक्षा है उनको दिया जाए, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं जो पश्चिमी शिक्षा है उनको दिया जाए, ठीक है, और कुछ लोग भाषा को लेकर भी थे, कुछ लोग चाहते थे कि भारतीय भाषा में दिए जाना चाहिए और कुछ लोग चाहते थे कि उनको ब्रिटिश की भाषा में दिया जाना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के लंबे समय तक ये जो 1 लाख खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था वो खर्च ही नहीं कर पाए। इस तरह से जो है ये 1 लाख रुपए का मामला यही लटका रहा। उसके बाद अगला जो इसमें जो विशेषताओं पर चलते हैं वहां एक बहुत महत्वपूर्ण है, वहां था इसमें कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि स्थानीय सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं,
एक तो लोकल गवर्नमेंट की अब धीरे धीरे इनकी स्थापना होने लगी थी। अब ये स्थानीय जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट जो है, इसके पहले तक वहां जो अपने निवासियों पर, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उस पर वो कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। जैसे कि अब तो भी आप बहुत आसान भाषा में जानते हैं कि वर्तमान में नगर पालिका, नगर निगम और यहाँ तक कि पंचायत वो कर वसूली करता है कई अलग तरीके से, और हम उनको देते भी हैं इस तरह से। मगर इनकी शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। ये एक्चुअली वर्तमान भारत के संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, तो ये एक्चुअली सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है? तो ये शुरुआत कहां से हो रही है? 1813 के चार्टर से, कि ऐसे कोई स्थानीय निकाय की जो सरकार है वो जिस क्षेत्र में शासन कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, वहां के निवासियों पर कर आरोपण करेगा, टैक्स लगाएगा, उनका संग्रहण करेगा और उनका उपयोग भी करेगा। साथ में इस अधिनियम में यही प्रावधान था, जो इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उनको दंड भी दिया जा सकता था। ऐसा प्रावधान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था। इसमें सबसे अंतिम विशेषता के रूप में ले रहे हैं चार्टर कानून 1813 के। वहां ये था कि इस अधिनियम ने जो है एक अजूबी गरीब प्रकार के जो है प्रावधान किया गया। प्रावधान ये था इसमें कि जो ब्रिटेन या यूरोप से जो आने वाला जो ईसाई मशीनरीज है, वहां जो ईसाई मशीनरीज जो है वो अब भारत आकर के, ईसाई मशीनरीज जो है उस ब्रिटेन से या वो यूरोप से वहां भारत आकर के, एक तो भारत में आने की उनको अनुमति मिल गया, भारत में आकर के भारत में वहां रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, भारत के क्षेत्र में आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, किसी भी क्षेत्र में, चाहे दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र हो क्यों ना हो, अब आदिवासी और अन्य क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहां पर जाएंगे, वहां जा सकते हैं। और वहां पर जो है, वहां पर जाकर के जो है भारत के आम लोगों को, मंशा क्या है उनकी, कहनों को प्रबुद्ध बनाना है, उनको जो है बुद्धिमान बनाना है। ये जो है बुद्धिजीवी नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये ऐसे मान के चल रहे हैं। इसीलिए भारतीयों को प्रबुद्ध बनाने के लिए ये ईसाई मशीनरीज जो है कहां पहुंच गए? भारत पहुंच रहे हैं। उनको ब्रिटिश कंपनी के द्वारा संरक्षण भी मिला हुआ है। और ये तो कहने की बातें हैं कि उनको प्रबुद्ध बनाना है भारतीयों को, मगर धीरे धीरे जो यहीं से प्रक्रिया शुरुआत हुई उनके धर्म के प्रचार प्रसार का। और धीरे धीरे प्रचार की प्रक्रिया आप जानते हैं किस तरह से भारत में चला, और कई बड़ी मात्रा में जो इसमें से जो हमारे मूल निवासी जो है वो उस धर्म के साथ साथ चलते चले गए। ये जो है इस चार्टर अधिनियम 1813 का जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें कई है जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से भी याद करना चाहिए। तथ्यात्मक रूप से याद करने के साथ साथ जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो भारत का जो संविधान है वर्तमान में, उस संविधान की विकास को दृष्टिकोण देखना है हमें। विकास का मतलब उसमें जो है हमारा जो संविधान प्रावधान है वो संविधान इवॉल्व कैसे हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कई अधिनियम, कई जो प्रावधान है जिसने हमारे संविधान के जो प्रावधानों को आधार दिया है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसने हमारे संविधान के आधार को, विकास को आधार दिया है। ऐसे ही जो है और भी इसके जस्ट जो है आगे जो है अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर एक्ट, जिस पर भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ मैं आशा करूंगा कि ये आपकी जो पीएससी की तैयारी है उसको और सशक्त, स्पष्ट और सही दिशा में ले जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।